Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 6, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 69 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textiles chinti in England. Interestingly, this act was known as the Calico Act. तो 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छिंट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। At this time, textile industries had just begun to develop in England, unable to compete with Indian textiles. English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile. The first to grow under government protection was the calico printing industries. Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cloths. तो उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादन अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। Competition with Indian textiles also led to a search for technological innovation in England. In 1764, the spinning jenny was invented by John Kay, which increased the productivity of the traditional spindles. The invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton textile. Weaving. Cloth could now be woven in immense quantities and cheaply too. तो भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारकों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। However, Indian textiles continue to dominate world
trade till the end of the 18th century. European trading companies, the Dutch, the French, and the English, made enormous profits out of this flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver. But as you know, when the English East Indian Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods. Instead, they collected revenues from peasants and zamindars in India and used this revenue to buy Indian textiles. इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपियन व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और ज़मींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको रीड करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख के याद करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।